इंडिया क्या एक धर्मशाला है? और क्या हर रिफ्यूजी को यहाँ रहने का हक है, स्पेशली रोहिंग्या मुस्लिम्स? वाई इज इंडिया सो स्ट्रिक्ट अबाउट नॉट लेटिंग देम स्टे? आज हम इस टॉपिक को फुल एक्सपोज करेंगे विद फैक्ट्स, कंट्रोवर्सीज और हाँ, हर्ष मंदेर, सोनिया गांधी, जॉर्ज सोरस, सबका मेंशन होगा इसमें कि कैसे उनका एक रोल रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव केसरवानी और जैसा कि 2 दिन के अंदर 2 डेवलपमेंट हुए हैं इंडिया में रिफ्यूजी को लेकर, तो आज हम उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले, अगर रोहिंग्याज को इंडिया से निकाला जा रहा है तो उसका रीजन जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि वो पहले इंडिया में आए ही क्यों, उन्हें म्यांमार से क्यों निकाला गया। म्यांमार ने कभी रोहिंग्या को अपना सिटीजन ही नहीं माना। म्यांमार के 1982 के सिटीजनशिप एक्ट के बाद उनके लिए बेसिक राइट्स भी अवेलेबल नहीं थे। और जब 2016-17 में कुछ रोहिंग्या मिलिटेंट ग्रुप जैसे अरसा ने म्यांमार पुलिस पर अटैक किया तो मिलिट्री ने पूरा रोहिंग्या कम्युनिटी को ही टारगेट कर दिया। रिजल्ट्स क्या हुआ? एथनिक क्लेंजिंग, मास किलिंग्स और लैक्स ऑफ रिफ्यूजी बांग्लादेश और इंडिया की तरफ भाग गए। पर क्वेश्चन ये भी आता है कि बौद्ध कंट्री, जिनका जिंदगी में एम ही मोक्ष और शांति पाना होता है, तो वो रोहिंग्या को अपना सिटीजन क्यों नहीं मानेंगे? तो वो इसलिए, जब म्यांमार को इंडिपेंडेंस मिली 1948 में, तो बांग्लादेश के आसपास से एरिया से कुछ पॉपुलेशन म्यांमार के रखाइन स्टेट में जाके बस जाती है और कुछ टाइम तक तो चीज़ें सही चलती हैं। पर उसके बाद यही छोटी पॉपुलेशन एक अलग कंट्री या अलग स्टेट की मांग करने लग जाती है, अपने लिए एक नई आइडेंटिटी खोजने लग जाती है। और यहीं से स्टार्ट होता है बुद्धिस्ट मेजॉरिटी और मुस्लिम रोहिंग्या के बीच एनिमोसिटी, और धीरे धीरे कई मिलिटेंट ग्रुप बन जाते हैं, जैसे रोहिंग्या सॉलिडारिटी ऑर्गेनाइजेशन (आरएसओ) और अराकन रोहिंग्या सल्वेशन आर्मी (अरसा), जो वहाँ पे आर्म इंसर्जेंसी फैलाने लग जाते हैं। और यही सबसे मेन रीज़न था कि म्यांमार के अराकन आर्मी को अपनी ज़मीन बचाने के लिए इन लोगों को वहाँ से भगाना पड़ा। हालांकि इसमें बहुत सारे इनोसेंट लोग थे, पर वहाँ पे कोई पहचानने वाला नहीं था कि कौन इनोसेंट है और कौन उस ग्रुप के साथ है। यानी कुछ लोगों की गुनाह की सज़ा पूरे कम्युनिटी को मिली। तो अब आते हैं, इंडिया से इन्हें निकाला क्यों जा रहा है और निकालना भी क्यों चाहिए। इंडिया का स्टांस क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है, इंडिया इज़ नॉट अ धर्मशाला। 140 करोड़ की पॉपुलेशन के साथ हर किसी को असाइलम देना पॉसिबल नहीं है। और ऐसा स्टांस इंडिया क्यों ले पा रहा है अनलाइक यूरोप? क्योंकि इंडिया यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन का सिग्नेटरी नहीं है। मतलब लीगली इंडिया पे कोई कंपल्सन नहीं है कि उसको रिफ्यूजी को लेना ही पड़ेगा। और इंडिया की रिफ्यूजी पॉलिसी एडहॉक है, केस बाय केस पे डिपेंड करता है। जैसे इंडिया ने कई सारे तिब्बतन्स को रिफ्यूजी दी है, अफगानिस्तानीज को दी है, पाकिस्तान के हिंदुओं को दी है, इवन श्रीलंकन तमिल्स को भी दी है। बट रोहिंग्या मुस्लिम्स पे स्ट्रिक्टनेस क्यों है? तो उसका असली कंसर्न है सिक्योरिटी। रिपोर्ट्स के हिसाब से कुछ रोहिंग्या लोग फेक डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं, इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और कुछ केसेस में टेरर लिंक्स भी निकल के सामने आए हैं। असम, जम्मू, हैदराबाद, यहाँ पर इलीगल रोहिंग्या सेटलमेंट्स मिल चुके हैं। और मैं दूर की क्या ही बातें करूँ, मैं हिमाचल में रहता हूँ। हाल ही में आपने एक शिमला की एक मस्जिद का एक कंट्रोवर्सी सुनी होगी, जिसको बाद में कोर्ट ने पूरा डिमोलिश करने का आदेश दे दिया है। तो इस जगह के आसपास भी कुछ बाहरी लोग थे जिन्होंने वहाँ पे एक हिंदू कम्युनिटी के बंदे को मारा, और मारने के बाद उस मस्जिद में जाकर छुप जाते हैं। और क्योंकि कोई भी मस्जिद में अटैक नहीं कर सकता घुसकर अंदर, तो उन्होंने मस्जिद वालों से मांग करी कि ऐसे लोगों को बाहर निकाला जाए, ऐसे लोग को पब्लिक के हाथों सौंपा जाए। पर मस्जिद प्रशासन ने बिल्कुल साथ नहीं दिया और ऐसे लोग को अंदर छुपा के रखा। और यहीं से बात बढ़ जाती है और फिर शक हो जाता है कि ऐसे लोग कहाँ से आ रहे हैं। तो उनके आधार कार्ड देखे जाते हैं, जिसमें पता चलता है कि सबके आधार कार्ड में एक ही डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई थी, 1 जनवरी। और बाकी की कहानी आप जानते हैं। और फिर बातें बढ़ती गईं, परत दर परत चीज़ें खुलती गईं, और फिर बात सामने आती है कि गलत तरीके से लोगों को यहाँ बसाने की कोशिश की जा रही है। तो इसी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अब 30 दिन की डेडलाइन दे दी है, वेरीफाई करो वरना डिपोर्ट करो। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर 30 दिन के अंदर डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो पाते हैं तो क्या होगा उनके साथ? तो उनको भारत से बाहर 2 तरीके से निकाला जाएगा। पहला, डिपोर्ट, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट रूल्स को फॉलो करेगी और रूल्स के हिसाब से उनको डिपोर्ट किया जाएगा। दूसरा है पुश बैक, जिस बिल से वो बांग्लादेश से अंदर घुसे हैं उसी बिल से उनको वापस जाना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब है, जिस तरीके से वो इंडिया के अंदर आए हैं उसी तरीके से उनको बाहर जाना पड़ेगा। और इस मेथड में ह्यूमन राइट वॉलेशन भी हो सकते हैं और ऑपरेशन भी हो सकता है। बट गवर्नमेंट का कहना है नेशनल सिक्योरिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। और क्योंकि रोहिंग्या की तादाद इंडिया में बहुत ज़्यादा है, तो कुछ ही दिन में उन्हें निकालना पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए हर डिस्ट्रिक्ट में डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे, जिस पे शक होगा उसके डॉक्यूमेंट चेक होंगे, और अगर वो वेरीफाई नहीं कर पाते हैं तो उन्हें डिटेंशन सेंटर्स पे रखे जाएंगे और बाद में उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। अब बात करते हैं कि कौन लोग हैं जो इन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहला नाम आता है हर्ष मंदेर। वो हमेशा एडवोकेट करते हैं कि रोहिंग्या को इंडिया में रहने दिया जाए। क्यों? यहाँ हमें गर्व है कि हम 22,000 लोग जिनको जो जेनोसाइड का सामना कर रहे हैं उनको हम रखने के लिए हमारा दिल इतना तंग हो गया है, हमारे साधन इतने सीमित हो गए हैं। क्योंकि उनका कांग्रेस से क्लोज कनेक्शन है, स्पेशली सोनिया गांधी के साथ, और जॉर्ज सोरस, जो ग्लोबली लेफ्ट लिबरल कॉज को फंड करते हैं। हर्ष मंदेर के इंडिया में एनजीओज चलते हैं, अमन बिरादरी ट्रस्ट और सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज़, जिसको फॉरेनर्स के साथ फाउंड किया गया है।
और ये एडवाइजरी रह चुके हैं दिल्ली बेस्ड एनजीओ क्विल फाउंडेशन, जो कि डोटो डेटाबेस प्रिपेयर करती है। डोटो डेटाबेस इज बेसिकली डेटाबेस ऑफ हेट क्राइम्स अगेंस्ट मुस्लिम बाय हिंदूज इन इंडिया सिंस 2014। आप सर्च कर सकते हैं, मैं जो भी बोल रहा हूँ आप गूगल करके सर्च कर सकते हैं। और यही डोटो डेटाबेस वॉज पर्पसफुली लॉन्च इन 2018। और इस सेरेमनी को किसने अटेंड किया था? राम पुनियानी, तीस्ता सेतलवाद, जाफरुल इस्लाम खान, जॉन दयाल, रवि नायर, सबा नकवी। और ऐसे लोग किस लिए फेमस है आपको खुद पता होगा। और इस डेटा को यूज़ करती है यूएन बेस्ड एनजीओ जिसका नाम है सेव इंडिया, और जो कि फ्रंट फेस है ऑफ अनदर एनजीओ यूएस इस्लामिक सर्किल ऑफ नदर अमेरिका, आईसीएनए। और इस आईसीएनए को फंड कौन करता है? भाई पाकिस्तानी बेस्ड टेरर आउटफिट्स। तो ये पूरा ट्रेल है। आप थोड़ा रिसर्च करेंगे हर्ष मंदिर के बारे में तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। पर इंडिया डायरेक्टली इनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती है। और ऐसे लोग इन्हें क्यों बचाना चाहते हैं? कुछ लोग बोलते हैं ये सब एक बड़ा वोट बैंक गेम है, रोहिंग्या को इंडिया में रखना, उनको डॉक्यूमेंट्स दिलवाना और फिर उनका वोट कांग्रेस को मिल जाए। ये एक पॉलिटिकल कैलकुलेशन है। तो क्या ये सच है? वेल, फैक्ट्स यही है कि इलीगल इमिग्रेंट कभी भी किसी भी डेमोक्रेसी में एक पॉलिटिकल टूल बन जाते हैं। आप यूके को देख लो, आप यूरोप को देख लो, या इवन अमेरिका देख लो। और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इंडिया में सेटल होने का राइट सिर्फ इंडियन सिटीजन को है, तो बात यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अब आप बताओ, क्या इंडिया को हर रिफ्यूजी को अपने घर देना चाहिए? कमेंट्स में लिखो इंडिया इज़ नॉट अ धर्मशाला, या सबको शेल्टर दो। लेट्स सी किसकी आर्मी ज़्यादा स्ट्रांग है। और हाँ, हो सकता है आफ्टर 10 साल बाद अगर यही रोहिंग्या इंडिया में रहते हैं तो ये अपने लिए राइट्स मांगेंगे, और बाद में अगर इनको वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं तो हो सकता है अगला पीएम भी हमारा रोहिंग्या से हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप मैं कोई हेट नहीं फैला रहा हूँ। मैंने जो बातें करी वो फैक्ट्स के बेस पे बात करी, और क्योंकि ये हमारे घर का मामला है तो हमें इसमें मुखर होकर बोलना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। तो कल मिलते हैं कल की वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें। बाय।